मणिपुर इज स्टिल बर्निंग, नहीं रुक रही है वायलेंस। अब तो कॉमन पब्लिक के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी वायलेंस की जा रही है। बट व्हाई? आखिर इस वायलेंस का रीजन क्या है और ये क्राइसिस अभी तक कंट्रोल में क्यों नहीं आ पाई है? आइए डिटेल में समझते हैं। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। मणिपुर में महीने भर से चल रहे एथनिक क्लैशेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और इनमें हो रही है लूट, किलिंग्स, अटैक्स और फायरिंग्स। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अब तक कम से कम 105 लोग मारे जा चुके हैं और 40,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। असल नंबर इन एस्टिमेट से बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं। ये हंगामा शुरू हुआ एक कोर्ट ऑर्डर के बाद, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को मैतेई कम्युनिटी को 4 वीक्स के अंदर एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करने को कहा था। मैतेई कम्युनिटी बहुत लंबे समय से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इंक्लूड होने की डिमांड कर रही थी और 10 साल से मणिपुर गवर्नमेंट इस इश्यू पर अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसिडरेशन के लिए नहीं भेज रही थी। इस इशू को समझने से पहले मणिपुर के डेमोग्राफिक्स को समझते हैं। मणिपुर में 2 तरह की कम्युनिटीज रहती हैं। एक है हिल ट्राइब्स, जिनमें चिन कुकीज और नागा जैसी कम्युनिटीज आती हैं, और दूसरी है वैली में रहने वाली मैतेई कम्युनिटी, जिन्हें मणिपुरी भी कहते हैं। मैतेई लैंग्वेज को ही मणिपुरी लैंग्वेज कहा जाता है। ये मैतेई कम्युनिटी मेजरली हिंदुइज्म और नेटिव रिलीजन सनामही को फॉलो करते हैं। वहीं ज्यादातर हिल ट्राइब्स अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। कई दशकों से मैतेई कम्युनिटी के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिए जाने की डिमांड कर रहे थे, पर उन्हें बार बार इग्नोर किया जा रहा था। वो आर्ग्यू करते हैं कि 1949 में इंडिया में जब मणिपुर का मर्जर हुआ था, उससे पहले मैतेईस को एक ट्राइब के रूप में लिस्ट किया गया था। बट 1950 में जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास हुआ तो मैतेईस को शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह इंक्लूड नहीं किया गया। अप्रैल में जब हाई कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को इन्हें एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने पर एक्शन लेने को कहा तो हिल ट्राइब्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर नाम की एक स्टूडेंट बॉडी के बैनर तले एक रैली बुलाई गई, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। इस रैली के बाद से ही सबसे ज्यादा वायलेंस शुरू हो गई। पूरे स्टेट में जगह जगह आग लगाने, मर्डर करने, लूटने, फायरिंग करने जैसी खबरें सामने आने लगी। कई गांव जला दिए गए। इवन राजधानी इंफाल में भी ऐसे ही राइट्स की तरह सिचुएशन हो गई। इस लड़ाई के 2 साइड्स हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है मणिपुर की कम्युनिटीज के बीच बरसों पुराना एथनिक डिवाइड। इन कम्युनिटीज के बीच मौजूद एथनिक फॉल्ट लाइंस ही ऐसे वायलेंस को जल्दी खत्म नहीं होने दे रही। एक तरफ कुकी कम्युनिटी का यही कहना है कि मैतेईस को एससी स्टेटस देने पर उन ट्राइबल्स के राइट्स पर असर पड़ेगा जो हिल्स में रह रहे हैं। कुकीज ये कह रहे हैं कि मैतेईस मणिपुर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ मैतेईस का कहना है कि पिछले कई सालों से उनके डेमोग्राफिक्स पर काफी असर पड़ा है। उनकी हिंदू पॉपुलेशन 1951 में 61% थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 41% रह गई है। वहीं स्टेट में जो क्रिश्चियन ट्राइबल्स 19% थे, वो अब बढ़कर 41% हो गए हैं। वहीं मैतेई लैंग्वेज बोलने वालों की पॉपुलेशन 53% है, जिनमें मैतेई मुस्लिम्स, मैतेई क्रिश्चियन कम्युनिटी भी शामिल है। कुछ मैतेई ग्रुप्स इन डेमोग्राफिक चेंजेस के पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज और स्टेट में म्यांमार से आ रहे इलीगल इमिग्रेंट्स का भी हाथ बताया जा रहा है। मैतेईस कहते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर के पोरस बॉर्डर का फायदा उठाकर कुकी ट्राइब्स में बहुत बड़े स्केल पर शामिल हो रहे हैं, जिससे स्टेट की डेमोग्राफी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। म्यांमार बहुत सालों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है और म्यांमार का चिन स्टेट इंडिया में मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर के कुकीज और म्यांमार के चिन्स में कुछ रेशियल, कल्चरल और रिलीजियस सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से बहुत से कुकी ट्राइब्स के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बॉर्डर के उस पार चिन स्टेट्स में रहते हैं। वहीं म्यांमार में चिन ट्राइब्स प्रीडोमिनेंटली एक क्रिश्चियंस माइनॉरिटी है और बुद्धिस्ट बामार मेजॉरिटी में है। म्यांमार को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली और तब से आज तक वहां वेरियस एथनिक ग्रुप्स के बीच वायलेंस का कारण हमेशा से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। अपनी इंडिपेंडेंस के 75 साल में से लगभग 50 साल के लिए म्यांमार मिलिट्री रूल के अंडर ही रहा है। म्यांमार के चिन स्टेट के लोग अपनी मिलिट्री और गवर्नमेंट पर हमेशा से ही रिलीजियस परसिक्यूशन के एक्यूजेशंस लगाते रहे हैं। म्यांमार के दूसरे एथनिक ग्रुप्स की तरह ही चिन स्टेट में भी रिबेल फोर्सेस हैं, जो म्यांमार की आर्मी से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। और जब भी म्यांमार की आर्मी ऐसे एथनिक फोर्सेस पर क्रैकडाउन करती है, तब म्यांमार बॉर्डर से मणिपुर या मिजोरम की तरफ इलीगल इमिग्रेशन होता हुआ दिखता है। पर मेजॉरिटी मैतेईस और माइनॉरिटी नागास इस इलीगल इमिग्रेशन से हो रहे डेमोग्राफिक चेंज से काफी कंसर्न है और मणिपुर में एनआरसी रूल लागू करने की डिमांड भी रेज कर चुके हैं, ताकि मणिपुर की डेमोग्राफिक सिचुएशन में कोई मेजर चेंज आने से रोका जा सके। इंडिया और म्यांमार के बीच एक फ्री मूवमेंट रिजीम है, जिसके अकॉर्डिंग दोनों इंडिया और म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर तक दूसरी कंट्री में 2 वीक्स तक रह सकते हैं। आज मणिपुर में 9 में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हिंदू मैतेई
मैतेईज मेजॉरिटी में बचे हैं। बाकी हिल डिस्ट्रिक्ट्स में वो माइनॉरिटी बन चुके हैं। उनके पास अपने ही स्टेट के हिल्स में जमीन खरीदने के राइट्स तक नहीं है। एसटी स्टेटस मिल जाने पर वो अपने स्टेट्स के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में भी फ्रीली लैंड राइट्स पा सकेंगे। इसी के खिलाफ कुकीज और मैतेईज के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मणिपुर में इस तरह के क्लैशेस कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 1992 में नागा कुकी क्लैश हुआ था। जनवरी 1992 से सितंबर 1992 तक चले इस हंगामे में 400 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद मई 1993 में हिंदू मैतेईज और मुस्लिम पंगाल्स के बीच भी वायलेंस हुई थी। इसके साथ ही कुकीज और जोमी कम्युनिटी के बीच भी क्लैश हुए थे। 1992 से 2001 के बीच 41,500 लोग अपने घरों गांव से डिस्प्लेस हुए थे। ऐसे वायलेंस के कारण ही आज तक मणिपुर में काफी एरियाज डिस्टर्ब है और वहां आज भी अफ्स्पा लगा हुआ है। अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। फिर इस बार के मैतेई कुकी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ वीडियोस में लोगों को ओपनली हथियार लेकर रोड्स पे हंगामा करते हुए देखा गया। लोग सीएम और पीएम को गालियां दे रहे हैं, इंडियन फ्लैग जलाते हुए भी देखे गए। इस एथनिक क्लैश को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर आर्टिकल 355 इंप्लीमेंट करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया और वहां पर इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया गया। यही नहीं, दंगाइयों को देखते ही शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी दिए गए। र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए मणिपुर में इंटरनेट बैन लगा दिया गया, जो अब फिर से बढ़ा दिया गया है। मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच चल रहे इस वायलेंस में अब तक 98 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में भागना पड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगातार रेस्क्यू वर्क जारी है। 36,000 लोगों को स्टेट के रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है। खबर यह भी है कि 10,700 लोगों ने बगल के स्टेट्स यानी असम और मिजोरम में शेल्टर लिया है। मणिपुर के सीएम के अनुसार अब तक 40 मिलिटेंट्स को मार गिराया जा चुका है। ये मिलिटेंट्स M16, AK-47 और स्नाइपर राइफल जैसे हथियारों के साथ हमले कर रहे हैं। हजारों घर जलाए जा चुके हैं। संडे को इम्फाल में एक एमएलए के घर पर भी हमला हुआ था। मीनवाइल इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर जाकर वहां की कम्युनिटीज के साथ बातचीत की है। पीस कम्युनिटी सेटअप करने, जुडिशियल प्रोब कराने की भी बात की। उन्होंने लोगों से हथियार सरेंडर करने की भी अपील की, जिसका असर भी देखने को मिला। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मणिपुर के डीजीपी को भी रिप्लेस कर दिया गया। अब त्रिपुरा कैडर के आईपीएस राजीव सिंह को मणिपुर का पुलिस चीफ बनाया गया है। वहीं पिछले डीजीपी पी डोंगेल को ओएसडी होम की पोस्ट दे दी गई है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी अनाउंस किए गए हैं। नंबर 1, इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड, यानी एक सिंगल कमांड जो आर्मी, बीएसएफ, असम राइफल्स, लोकल पुलिस जैसी अलग अलग एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन का काम देखेगी। इसकी कमांड रिटायर्ड आईपीएस कुलदीप सिंह को दे दी गई है, जो सीआरपीएफ और एनआईए के चीफ भी रह चुके हैं। नंबर 2, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज। इस पैकेज के अंडर हर मृत व्यक्ति के परिवार को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 10 लाख रुपए देगी। ये पैसे सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। इनमें से 5 लाख इंडियन गवर्नमेंट और 5 लाख मणिपुर गवर्नमेंट देगी। नंबर 3, म्यांमार मणिपुर बॉर्डर फेंसिंग। म्यांमार और मणिपुर बॉर्डर की 10 किलोमीटर फेंसिंग की जा चुकी है और 80 किलोमीटर फेंसिंग के लिए टेंडर्स फ्लोट किए जा चुके हैं और बाकी का सर्वे किया जा रहा है। ये इसलिए जरूरी है ताकि बॉर्डर से उस पार से आने वाले इंसर्जेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। नंबर 4, फूड ग्रेन्स, पेट्रोल एंड वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सभी एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कोटा से 30,000 मेट्रिक टन अधिक चावल स्टेट को भेजा है ताकि अनाज की कमी ना हो। नंबर 5, हेलीकॉप्टर सर्विस फ्रॉम डिस्ट्रेस एरियाज। जिन एरियाज में काफी वायलेंस हो रहा है वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए चीपर रेट्स में हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। होम मिनिस्टर वहां मैतेई और कुकी दोनों कम्युनिटीज के सिविल सोसाइटी ग्रुप से भी मिले और दोनों से शांति बहाल करने की भी अपील की। होम मिनिस्टर के कहने पर कुकी कम्युनिटी ने भी जो एनएच जाम कर दिया था उसे 7 दिनों के लिए खोलने की बात की। अब तक मणिपुर में जारी वायलेंस के कुछ बड़े रीजंस ये माने जा रहे हैं। एथनिक फॉल्ट लाइंस। मैतेईज और कुकी कम्युनिटी के बीच एथनिक डिवाइड ने इस वायलेंस के बाद एक फुल फ्लेजेड पॉपुलेशन एक्सचेंज का रूप ले लिया है। वैली में रह रहे कुकीज और हिल्स में रह रहे मैतेईज को कश्मीरी पंडित की तरह टारगेट किया गया है दोनों कम्युनिटीज द्वारा। इस कारण दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के प्रति काफी हॉस्टाइल हो गई है और सोशल मीडिया ने इस सिचुएशन में आग में घी डालने का काम किया है। एक्सेस टू वेपन्स। मणिपुर में जब से वायलेंस शुरू हुई थी तभी से बड़े अमाउंट में हथियार लूटे गए। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 4000 से भी ज्यादा आर्म्स को लूटा गया है, जिनमें से कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज के अकॉर्डिंग सिर्फ 20% आर्म्स ही रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटीज को बैक करने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स भी है जो अपनी कम्युनिटी के लोगों को गन्स एंड आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्पेंशन ऑफ SOO अग्रीमेंट इन मार्च। साल 2008 में सेपरेट कुकी स्टेट की डिमांड के लिए वर्षों से विद्रोह कर रहे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक सीज फायर एग्रीमेंट किया था। इसका नाम था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट। इसके तहत मिलिटेंट ग्रुप्स अपनी एक्टिविटीज पर रोक लगाएंगे
और इंडियन गवर्नमेंट के बताए हुए डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहेंगे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेना बंद रखेगी। मार्च 2023 में मणिपुर गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट से अपने कदम वापस खींच लिए थे और ये कहा था कि KNA, कुकी नेशनल आर्मी और ZRA, जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स अब भी अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए हैं। ऐसे में गवर्नमेंट इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं रह सकती। इस सस्पेंशन के बाद कुछ कैंप से हथियार लूटे जाने की खबरें भी आई थी, जिनमें कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी नाम के मिलिटेंट ग्रुप का नाम सामने आया था। ड्रग्स माफिया, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस तरह की वायलेंस की फीडिंग और प्लानिंग के पीछे ड्रग्स माफिया भी हो सकते हैं, जो न केवल इलीगल पॉपी फार्मिंग करते हैं बल्कि ड्रग कार्टेल भी चलाते हैं। हालांकि इनके अगेंस्ट पिछले कुछ टाइम से स्ट्रिक्ट एक्शंस भी देखने को मिले, पर इन्हें भी सस्पेक्ट माना जा रहा है। मिसट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, एथनिक डिवाइड्स के कारण फैली नेगेटिविटी के कारण मणिपुर की अलग अलग कम्युनिटीज ने कुछ फोर्सेस तक पर भी अटैक कर दिया था और उनके हथियार भी लूटे गए। कुछ कुकी विलेजेस ने मणिपुर कमांडोज पर मैतेईज की साइड लेकर कुकीज पर गोली चलाने के एलिगेशंस भी लगाए, जिन्हें एक मीडिया ग्रुप ने अपनी जांच के बाद अनसब्सटेंशिएटेड बताया। हालांकि होम मिनिस्टर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अटेंशन के बाद ये चीजें धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस वायलेंस के पीछे जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इश्यूज को डिटेल में जानने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।